स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इग्नू संजीवनी में। और आज मैं आपको ऐसे गारंटीड 4 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। वैसे क्वेश्चन 5 होंगे लेकिन जो मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा ना वो हर बार रिपीट करते हैं और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए वो कैसे रिपीट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपना रिपीट करने वाला है वो क्वेश्चन होने वाला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुरातात्विक विज्ञान की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। अब ये क्वेश्चन ना आपको हर जगह पहला क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ भी देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण स्रोत के लिए रूप में सिक्के व अभिलेखों के महत्व पर एक टिप्पणी कीजिए। और ये क्वेश्चन फिर से देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि ये जो एक क्वेश्चन है ये हर बार रिपीट करता है। और जो मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ ना, देखिए दूसरा क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों का जो होगी हड़प्पा सभ्यता से होगा और एक है वैदिक साम्राज्य से। देखिए किन्हीं दो पर चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे देखिए मेहरगढ़, ये भी हड़प्पा में मौजूद एक शहर है जो हड़प्पा की भौगोलिक व्यवस्था के बारे में बताता है। और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नान कुंड, ग्रेट बाथ, इसके बारे में चर्चा करनी है। अब देखिए ये सेम जो हड़प्पा सभ्यता के लोग और समाज के धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का एक और क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा कीजिए। ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। इसके बाद है प्रारंभिक वैदिक काल। और प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन दोनों में से एक टॉपिक ऐसा है जो फोर श्योर आता है। तो देखिए प्रारंभिक वैदिक काल, राजतंत्र और राजधर्म पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए इसके बाद में आप लोगों को फिर से देखिए उत्तर वैदिक काल आया, मतलब प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहाँ देखिए उत्तर वैदिक काल मतलब लेटरल वैदिक धर्म, इनके ऊपर टिप्पणी कीजिए। और फिर ये क्वेश्चन मैं आपको फिर से एक बार दिखा सकता हूँ, ये जो उत्तर वैदिक काल का है। देखिए आई एम सॉरी, उत्तर वैदिक काल का है इस बार। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए, मतलब वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, एक हड़प्पा सभ्यता से और एक है प्राचीन इतिहास मतलब पुरातात्विक स्रोत। और जो आखिरी क्वेश्चन है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जिसके अंदर हम वन शॉट के अंदर पूरा सिलेबस कवर करते हैं। तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरे सब्जेक्ट को कवर करें। तो मैं काफ़ी अच्छे से एनालाइज करता हूँ पूरे पेपर को, बैठता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहो और अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेक श्योर टू हिट द लाइक। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में पूछो। और बीएचआईसी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा तो बिल्कुल टेंशन मत लो और वीडियो के आखिरी तक बने रहो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों के सामने प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा करें। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार रिपीट होता है, क्योंकि जो अपना टाइटल है इस जो बुक है भारत का इतिहास प्राचीन काल से लगभग 300 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके अंदर ना ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरातात्विक स्रोत। अब देखिए पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, वो जो उत्खनन होता है ना, मतलब जब भी आप किसी जगह की खुदाई करते हैं और जो भी चीजें मिलती हैं, ठीक है, उन्हें ही पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत तो देखिए पुरातात्विक स्रोत पिछली सभ्यताओं, संस्कृति और समाजों के ठोस साक्ष्य प्रदान करके प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रयास में उपयोग किए गए प्रमुख पुरातात्विक स्रोत यहाँ दिए गए हैं। अब देखिए जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं ना, ये हमें किसी भी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताने में सहायता प्रदान करते हैं। आप किस आधार पे कह सकते हैं कि ये संस्कृति इस प्रकार की रही होगी, यहाँ के लोगों की वेशभूषा इस तरह रही होगी, या वो लोग इस तरह के जेवर पहनते होंगे, जब तक आपको उसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं ना, ये वो ही पुरानी चीजें होती हैं जिनसे हम किसी सभ्यता संस्कृति के बारे में पता लगाते हैं। और इसके अंदर देखिए जो महत्वपूर्ण जो भी चीजें होती है, जैसे उत्खनन स्थल। अब देखिए उत्खनन स्थल क्या होता है, जो भी पुरातात्विक चीजें होंगी वो कहीं से तो मिली होंगी हमें, तो उन्हें ही उत्खनन स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए पुरातात्विद प्राचीन शहरों, कस्बों, बस्तियों के अवशेषों को उजागर करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न स्थलों की खुदाई करते हैं। इन्हें स्थलों में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जैसे प्रसिद्ध स्थान शामिल हैं। साथ ही भारत भर में विभिन्न कालखंडों के कई अन्य स्थल भी शामिल हैं। अब देखिए ये जो पुरातात्विक
पुरातत्वविद हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, आई एम सॉरी, थोड़ी हिंदी मेरी वो हो जाती है क्योंकि टफ वर्ड्स मैं कभी कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो इन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। और ये जो पुराने कस्बे होते हैं, इन सबों की जो खुदाई करते हैं ना, जैसे R D बैनर्जी मेरे ख्याल से, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करी थी, किसी अंग्रेज ने पहले शुरू किया था, फिर उन्होंने किया था राखल दास बैनर्जी ने। वैसे ही ये उत्खनन स्थल तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पुरातात्विक स्रोत को प्राप्त करने के लिए, एक उत्खनन स्थल। ठीक है, उसके बाद देखिए जो उसके अंदर चीजें आती हैं, कलाकृतियां, खुदाई के दौरान निकली कलाकृतियां प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में बहुमूल्य दृष्टि प्रदान करती है, अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इनमें मिट्टी के बर्तन, उपकरण, आभूषण, सिक्के, मोहरे, मूर्तियां और घरेलू सामान शामिल है। प्रत्येक कलाकृति उस समय के तकनीकी प्रगति, व्यापार नेटवर्क, धार्मिक मान्यता और सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के बारे में सुराग प्रदान करती हैं। अब आपने देखा होगा ना, जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहां पे एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू मिली है, और मिट्टी के बर्तन वगैरह जो भी मिला है, ठीक है, मोहरे मिली होती हैं, तो उन्हें ही कलाकृतियां कहा जाता है। और ये भी हमें बहुत कुछ बताती हैं एक मतलब प्राचीन संस्कृति के बारे में। अब देखिए वास्तुकला, जो इमारतें, घर का निर्माण वगैरह होता है ना, वास्तुकला उसे कहा जाता है। इमारतें, मंदिर, महल और किलेबंदी जैसे वास्तुशिल्प अवशेष निर्माण तकनीक, शहरी नियोजन और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमाण प्रदान करते हैं। संरचनाओं का डिजाइन और लेआउट प्राचीन बस्तियों के संगठन और कुछ स्थान के धार्मिक या राजनीतिक महत्व की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। शिलालेख, पत्थर, अच्छा देखिए पहले के टाइम में क्या होता था ना, कि शिलालेख मतलब जो पत्थर वगैरह होते थे, उनके ऊपर ही जो भी कुछ लिखना होता था लिखा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे पेपर डेवलप नहीं थे। ठीक है, और उसकी जगह पे ज्यादा से ज्यादा जो ताड़ की पत्तियां होती थी उनके ऊपर लिखा जाता था, तो वो सब तो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब जो भी अगर मिट्टी में आप उसे रखोगे ना, कुछ दिनों बाद जाके देखोगे तो वो बुरी तरीके से गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पत्थरों के ऊपर लिखे गए थे ना, लिपियां या जो भी हो, वही बची है, तो उन्हें ही शिलालेख कहा जाता है। पत्थर के खंभों, पट्टियों, दीवारों और धातु की प्लेटों पर पाए गए शिलालेख ऐतिहासिक घटनाओं, शाही फरमानों, धार्मिक दान और प्रशासनिक विवरणों के लिखित रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। इन शिलालेखों को समझने से इतिहासकारों को प्राचीन भारतीय समाज के राजनीतिक विकास, सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक प्रथाओं को समझने में मदद मिलती है। पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, तो वो जो भी चीजें मतलब दान करते थे या कोई काम करवाते थे ना, तो वो वहां पे ना शिलालेखों पे आकृत करवाते थे कि ये इस राजा के शासन काल द्वारा ये कार्य करवाया गया, और वही शिलालेख है। अब देखिए एक जो क्वेश्चन है ना, ये सिक्के वाले को ना आप मार्क कर लेना, क्योंकि कई बार ना इसमें पूछा जाता है कि जैसे पुरातात्विक स्रोत, पहले लिखेंगे पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, तो आप उसको अच्छे से डिफाइन कीजिए, और उसके बाद ना इनमें से कोई एक चीज, मानो शिलालेख दे दे, वास्तुकला दे दे, कलाकृतियां दे दे, उत्खनन स्थल दे दे, यहाँ पे चेंज कर देंगे। भारतीय इतिहास, मतलब जैसे क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोत क्या मायने रखते हैं, मुद्रा का या वास्तुकला का उदाहरण लेकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ना बस एक ओवरव्यू समझना है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट ब्रीफ में लिखा है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उस आंसर को बड़ा कर सके। ठीक है, और ये थोड़ा चेंज कर करके आता है, लेकिन ये पक्का क्वेश्चन आता है, या तो इसमें से आता है, या तो एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि धार्मिक ग्रंथों का, तो उसके अंदर आपको जितने भी अपने धार्मिक ग्रंथ है ना, वेद हो गए, ठीक है, और जो भी पुराने चीजें होती हैं, उनके बारे में लिखकर मतलब बनाना है। जैसे यात्रा वृत्तांत होते हैं ना, जो बाहरी व्यापारी वगैरह आते थे, फाहियान ट्रेडर्स, वो लिखते थे, तो उनका एग्जाम्पल देके आपको समझाना पड़ता है। ये एक क्वेश्चन फॉर श्योर गारंटी में आता है 20 मार्क्स का। चलिए सिक्के देखते हैं, तो सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। वह उस समय की आर्थिक प्रणालियों, व्यापार नेटवर्क, राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि सिक्के प्राचीन भारत की हमारी समझ में कैसे योगदान करते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मानो कि कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सोने के सिक्के होते हैं, सिर्फ सोने के सिक्के ही मिले, और कोई एक ऐसा राज्य है जहाँ पे तांबा या पीतल वगैरह के, तो इनसे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्थान था जहाँ पे सोने के सिक्के थे, वो प्रायः मतलब एक जनरल तौर पे देखे तो वो ज्यादा अमीर होगा, धनवान होगा, वहाँ पे व्यापार काफी अच्छा होता होगा, और वहाँ की जो तकनीकें है ना वो काफी विकसित होंगी।
तो इनसे आप ना बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम का आर्थिक स्थिति कैसी होगी। गुफा चित्र और रॉक कला। अब देखिए, भारत के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले गुफा चित्र और रॉक कला, ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी, धार्मिक अनुष्ठान, शिकार के दृश्य और पौराणिक कहानियों को दृश्यों को दर्शाते हैं। ये कलाकृति प्रोत्साहिक और प्रारंभिक ऐतिहासिक समुदाय की संस्कृति, प्रथाओं, कलात्मक अभिव्यक्ति और विश्वास प्रणालियों की झलक पेश करता है। इन विविध पुरातात्विक स्रोतों से डेटा एकत्र करके इतिहासकार और पुरातत्वविद प्राचीन भारतीय इतिहास की पहेली को जोड़ते हैं और सहस्राब्दियों से भारतीय उपमहाद्वीपों में पनपी संस्कृति, सभ्यताओं और समाज की समृद्धि टेपेस्ट्री पर प्रकाश डालते हैं। अब देखिए, जो अजंता और एलोरा की वो रॉक गुफाएं हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ का धार्मिक कैसा था, वहाँ की कलाकृति कैसी थी, ठीक है, और वहाँ पे जो इंजीनियरिंग थी उस टाइम की, कला शास्त्र या जो भी कहें उसे, वो कितनी ज्यादा विकसित थी। और इनसे ना हम ना एक वो भी मतलब कड़ियाँ जोड़ते जाते हैं कि वहाँ पे किस तरीके के भगवानों को पूजा जाता था। अब एजेंटा और एलोरा की गुफा है, वहाँ पे किसी भगवान का वो मिला, मानो जो आकृति मिली, उनसे पता चलता है कि उनका धर्म मतलब क्या रहा होगा, वो किस भगवान को ज्यादा मानते होंगे। और ऐसे ही सेम अगर मैं आपको हड़प्पा का एग्जांपल दूं, तो वो मात सतात्मक देश था, मतलब वहां पे ना माता की पूजा की जाती थी और मतलब माता को ही सब माना जाता था। तो इससे हमें काफी कुछ पता चलता है एक मतलब पुराने इतिहास के बारे में, किसी भी संस्कृति के। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और ये आंसर ना गारंटीड आता है। तो इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो क्वेश्चन मतलब कमेंट के अंदर लिख देना पीडीएफ, मैं इसको वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और पेपर के बाद भी पेपर के टाइम जाते वक्त पढ़ लेना और अच्छे से पेपर लिखना। अब देखिए, ये जो एक और क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन मैंने रखे हैं, एक उत्तर वैदिक काल है और एक वैदिक काल है। इनकी राजनीतिक और समाज की मुख्य विशेषताओं का वर्णन ना आता ही आता है। या तो उत्तर वैदिक काल आता है या वैदिक काल आता है, मार्क कर लेना, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। काफी सारे पेपर का एनालिसिस करा है मैंने। तो देखिए, उत्तर वैदिक राजनीतिक और समाज की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत की राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण विकास देखा गया। यहाँ मुख्य विशेषताएं हैं, मतलब देखिए, जो भी उत्तर वैदिक काल था, इसके अंदर ना आपको समझने को मिलेगा कि जो अपना भारतीय संस्कृति था ना, उसके अंदर कितने ज्यादा चेंजेस आए। जो वैदिक काल रहा ना, उसके अंदर क्या हुआ, फिर जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें क्या हुआ। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि इसको जब आप पढ़ेंगे ना और जब इनके बारे में थोड़ा जानेंगे, तो आपको पता चलेगा अपना इतिहास कैसा था। तो देखिए, त्रिपक्षीय सामाजिक संरचना, समाज के तीन मुख्य वर्णों में या वर्गों में विभाजित किया गया। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये पदानुक्रमित समाज व्यवस्था, जिसे वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, व्यवसाय और जन पर आधारित थी। अब देखिए, जो उत्तर वैदिक काल था ना, अपना उत्तर वैदिक काल के अंदर त्रिपक्षीय सामाजिक संरचना थी। मतलब जो समाज था ना, समाज को मुख्य तीन वर्णों में बांटा जाता है। वैसे तो चार बोलते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक शूद्र होता है, जो काफी निचले माने जाते हैं। तो इसके अंदर तीन लोगों की बात की है, वैसे उनकी भी बात है, बट जो मुख्य था ना सामाजिक संरचना, वो तीन वर्णों में थी। तो देखो, इसमें कहानी क्या है कि माना जाता है ना कि ये जो होते हैं ना, तो ब्रह्मा जी के मुख से इनका मतलब जन्म हुआ, ये जो ब्राह्मण होते हैं। और क्षत्रिय उनके भुजाओं से, ठीक है। और मतलब ये जो हाथ लड़ाई वगैरह के, और जो वैश्य होते हैं ये इनके धड़ से। और जो शूद्र होते हैं उनके पांव से, मतलब जो काफी निम्न माना जाता है शूद्रों को। और वैश्य उनसे ऊपर, और क्षत्रिय उनसे ऊपर, और ब्राह्मण सबसे ऊपर, ठीक है। और उसके बाद देखिए, जनपदों का उद्भव। इस अवधि के दौरान प्रारंभिक वैदिक काल या जनजातीय समाज धीरे धीरे बसे हुए कृषि समुदायों में परिवर्तित हो गया, जिन्हें जनपदों के नाम से जाना जाता है। ये राजाओं द्वारा शासित क्षेत्रीय इकाइयां थी, जो अपने संबंधित क्षेत्रों पर राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते थे। अब देखिए, जब जो राजा महाराजा होते थे ना, वो हर जगह तो अपना शासन नहीं रख सकते थे, तो इसी दौरान ना जनपदों का आगमन हुआ, ठीक है।
देखिए इसमें क्या होता था कि जो प्रारंभिक वैदिक काल के जनजातीय समाज थे ना, धीरे धीरे बसे हुए कृषि समुदाय में परिवर्तित होने लगे, क्योंकि कृषि का विकास जैसे जैसे होने लगा ना, तो वैसे ही मतलब एक समुदाय बनता गया, और उन्हें जनपदों के नाम से जाना जाता था, और ये राजाओं द्वारा मतलब राजा ना इनके ऊपर शासन करते थे। बट एक देखिए कितना मुश्किल है ना, एक राजा हर एक छोटे छोटे जाके थोड़ी समझाएगा, इसीलिए वो मंत्री रख देता है। जैसे मानो कि जैसे प्रधानमंत्री, अब उससे बोला जाए कि तुम्हें हर जगह के फैसले लेने हैं, कभी जाके तुम यहाँ का डिस्प्यूट सॉल्व करो, वहां का डिस्प्यूट सॉल्व करो, तो ये मुश्किल हो जाता है। उसी तरह ये जनपद भी थे, है ना, जो राजाओं द्वारा शासित इकाइयां थी, है ना, और ये जो राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करते थे किसी एक क्षेत्र वगैरह के लिए। राजशाही का उदय, उत्तर वैदिक काल में राजशाही राज्यों का उदय हुआ, जहां राजा सत्ता वंशानुगत और केंद्रीकृत हो गई। राजत्व तेजी से महत्वपूर्ण हो गया और राजाओं ने अनुष्ठानों, युद्ध और प्रशासनिक नियंत्रणों के माध्यम से अपने अधिकार का दावा किया। अब देखिए राजशाही क्या है, उत्तर वैदिक काल में ना जो राजशाही राज्यों का उदय हुआ, जहां राज सत्ता वंशानुगत और केंद्रीकृत हो गई। मतलब जैसे जो वंश से चला आ रहा है ना, कि राजा राजा मतलब जो राजा रहा उसके वंश के ही राजा होंगे, है ना, समथिंग लाइक दिस। इसी तरीके से काफी ज्यादा ये फैलने लगा, ठीक है। और जो राजा थे ना वो युद्ध अनुष्ठान होते थे ना, जो यज्ञ वगैरह करने थे, उनके माध्यम से अपना अधिकार का दावा करते थे। देखिए फिर सभा और समिति। सभा बड़ों की परिषद, और समिति लोकप्रिय सभा। जैसे राजनीतिक संस्थानों ने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभा में सम्मानित बुजुर्ग शामिल होते थे, जो प्रशासन और न्याय के मामलों पर राजा को सलाह देते थे, जबकि समिति समाज के व्यापक वर्ग और प्रतिनिधित्व करती थी और उनके पास निर्णय लेने की शक्ति थी। अब देखिए सभा और समिति, दो चीजों का उदय हुआ उत्तर वैदिक काल में। सभा क्या होता था, बड़ों की परिषद, और समिति क्या होता थी, लोकप्रिय सभा। अब मैं बताता हूँ, देखिए जैसे राजनीतिक संस्थानों ने शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मान लीजिए, है ना, और सभा में सम्मानित बुजुर्ग शामिल होते थे। जो सभा होती थी ना उसके अंदर मान लीजिए जो सरपंच वगैरह होते थे ना, वो सब शामिल होते थे, जो प्रशासन और न्याय मामलों पर राजा को सलाह देते थे, ठीक है। मतलब जैसे मानिए कि कोई गांव का विवाद है, तो वहाँ पे जो मुखिया होंगे ना, गांव के जो मुख्य लोग होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो राजा के साथ मतलब शामिल होते थे और उन्हें सलाह देते थे उन चीजों पर। जबकि जो समिति होती थी ना वो व्यापक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और उनके पास निर्णय लेने की शक्ति थी। अब इसके अंदर मान लीजिए कि कोई दूसरे किसी पर्टिकुलर फील्ड का वो आता था ना केस, मानो कि जमीनी विवाद वगैरह हो या कुछ भी हो, तो ये उसके लिए समिति का क्या किया गया, निर्माण किया गया, ठीक है। अनुष्ठानों और बलि का महत्व। अब जो ये उत्तर वैदिक काल आया था ना, इसके अंदर ना एक चीज जो बहुत बुरी होती थी, वो अनुष्ठान और बलिदानों का महत्व ना बहुत बढ़ता गया। अब ये राजा अनुष्ठान वगैरह ना उस टाइम बहुत ज्यादा करने लगे थे, क्योंकि इनसे वो मानते थे ना कि उनकी जो भी सब मतलब राज्य है उसके अंदर विकास होता है, और मतलब इनसे ना उनकी शक्ति और बढ़ेगी, मतलब देवी देवताओं को खुश करने से। तो देखिए धार्मिक और सामाजिक दोनों कार्यों को पूरा करने के लिए अनुष्ठान, बलिदान और समारोह वैदिक समाज का केंद्र बने रहे। यज्ञ जैसे विस्तृत अनुष्ठानों का प्रदर्शन ने सामाजिक पदानुक्रम को मजबूत किया और पुरोहित वर्ग के अधिकार को बनाए रखा। अब जो ब्राह्मण लोग नंबर एक पे क्यों आते हैं, इसका जो मेन कारण था ना वो था कि जो पहले के राजा महाराजा ये अनुष्ठान और बलिदानों का महत्व देते थे ना, तो अनुष्ठान और बलिदानों को कौन करता था, जो राजा महाराजा होते थे वो तो मतलब करवाते थे, तो वो क्षत्रिय वर्ग था। लेकिन जो वो विधि विधान करता था वो ब्राह्मण होते थे, इसीलिए ब्राह्मणों को सबसे उच्च दर्जा मिला रहा। नए धार्मिक ग्रंथों का उद्भव, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में नए धार्मिक ग्रंथों की संरचना हुई, जिन्हें ब्राह्मण और आर्ण्यक नाम से जाना जाता था, जिन्हें वैदिक अनुष्ठान, ब्राह्मण विज्ञान और दार्शनिक की विस्तृत व्याख्याएं प्रदान की। अवधारणाएं, ये ग्रंथ मुख्य रूप से गद्य में लिखे गए थे और अनुष्ठान, अभ्यास और धार्मिक निर्देश के मार्गदर्शन के रूप में काम करते थे। अब उन दिनों में क्या होने लगा ना कि नए नए जो धार्मिक ग्रंथ ना सामने आने लगे, और इनके अंदर ना जो भी अनुष्ठान और अभ्यास, जो भी विधि होती थी, उन सबों का निर्देश किया जाने लगा। नए धार्मिक ग्रंथों का उद्भव, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्यापार और शहरीकरण का विस्तार। उत्तर वैदिक काल के दौरान व्यापार नेटवर्क और शहरी केंद्र का विस्तार हुआ।
व्यापार मार्ग विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ते थे, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि हुई और शहरी बस्तियों का विकास हुआ। शहरी केंद्र आर्थिक आदान प्रदान, शिल्प उत्पादन और प्रशासनिक कार्यों के केंद्र के रूप में काम करते थे। अब उस टाइम क्या हुआ ना कि धीरे धीरे समाज के अंदर ना काफी ज्यादा मतलब वृद्धि होने लगी, तो व्यापार और शहरीकरण का विस्तार हुआ। और इस दौरान जो व्यापार का नेटवर्क है ना, वो मतलब गांव से शहर, ये ऐसा कुछ समझिए कि मतलब व्यापार बढ़ने लगा, सीधे आसान भाषा में कहे तो, है ना। और इससे जो व्यावसायिक गतिविधियां है ना, उनके अंदर भी वृद्धि हुई और शहरी बस्तियों का विकास हुआ। चलिए, सत्तात्मक समाज की निरंतरता। अब देखिए, जो हमारा वैदिक काल था ना, उसके अंदर भी पित्त सत्तात्मक मतलब जो पिता है ना, उनका ही मतलब अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो जो मनुष्य में नर है, मतलब जो हम लड़के हैं या पुरुष है, उनकी ही मतलब वो रहती है, शासन रहती है, और वही सब कुछ है, ऐसा मानिए। पितृ सत्तात्मक का मतलब देखिए, वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक रहा, जिसमें पुरुषों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रमुख स्थान था। जैसा कि मैं आपको कह रहा था ना कि जो पुरुष होते हैं वही सब कुछ होते हैं। पितृ सत्तात्मक का मतलब महिलाएं मुख्य रूप से घरेलू भूमिका तक ही सीमित थी और शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों तक उनकी पहुंच सीमित थी। पर जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, उसके अंदर ऐसा नहीं था, लेकिन जो हमारी वैदिक सभ्यता है ना, उसके अंदर ऐसा था कि जो लड़के होते थे उनका ही संपत्ति पर अधिकार होता था, लड़कियों का नहीं होता था। बट ऐसा उनके टाइम में नहीं था, वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है। कुल मिलाकर उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक सत्ता का शुद्धिकरण, राजशाही राज्यों का उदय और कर्म कांडीय और पदानुकृत सामाजिक संरचनाओं का निरंतरता देखी गई, जिससे प्राचीन भारतीय राजनीतिक और समाज के बाद का विकास की नींव रखी गई। अब आई होप में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो उत्तर वैदिक काल था ना, देखिए इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बार ना दोबारा से जो मेन मेन पॉइंट है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, उत्तर वैदिक काल में त्रिपक्षीय सामाजिक संरचना रही। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर और वर्ग नहीं थे, उस चंडाल वर्ग भी था उसके अंदर, जो काफी गया गुजरा था, उनके साथ ना काफी गलत किया जाता था। अगर उनकी परछाई भी पड़ जाती थी ना, तो झाड़ू बांध देते थे यार, काफी बुरा करते थे उनके साथ। ठीक है। लेकिन जो मेन है ना, वो त्रिपक्षीय सामाजिक संरचना रही। ठीक है। जनपदों का उद्भव हुआ, मतलब वो राजा द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, और वो मतलब उनका ना कंट्रोल रहता था किसी एक उनके ऊपर, क्षेत्र इकाइयों पर, क्षेत्रीय इकाइयों पर। राजशाही का उदय हुआ, सभा और समिति का गठन हुआ, अनुष्ठानों और बलिदानों का महत्व बढ़ा, नए धार्मिक ग्रंथों का उद्भव, है ना। व्यापार और शहरीकरण का विस्तार हुआ, पितृ सत्तात्मक की निरंतरता रही, मतलब जो पुरुष हैं वही मेल डोमिनेंट सोसाइटी ही रही। चलिए, इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, ये देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर के आक्रमण पर चर्चा करें। ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये काफी तरीके से आता है। एक आता है कि जो विदेशी आक्रमण था, उनका भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कहीं भी अगर आपको ये विदेशी शब्द दिखता है ना, या आए कि मतलब जो आक्रमणकारियों से भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप ना इस आंसर का एग्जाम्पल लेके वहां ये मत लिखना कि सिकंदर महान ने आक्रमण किया था। आप लिखना कि जो मतलब विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ, इसका प्रभाव दोनों ही पड़े। ठीक है। सकारात्मक एवं नकारात्मक। नकारात्मक प्रभाव के अंदर आप लिखना कि युद्ध हुआ, युद्ध की वजह से क्षति हुई, है ना। और जो मतलब हमारे ऊपर अत्याचार हुए। लेकिन इससे क्या होता है ना कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखोगे ना, जो सकारात्मक होता है, कि संस्कृति का विकास हुआ। ठीक है। और जो कलाएं थी उनका आदान प्रदान हुआ, व्यापार मार्ग खुले, और जो समुद्री मार्ग थे ना उनकी खोज हुई, और जिनसे क्या हुआ कि आय वगैरह के ना लोगों को साधन मिले। तो सारे प्रभाव होते हैं। आप चीजों को हमेशा एक पक्ष से ना देखें, दोनों पक्ष से देखें ना, तो काफी कुछ समझ आता है। अब देखिए, सिकंदर महान का उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का था, क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यह आक्रमण की चर्चा है, अभी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप देखिए, जो ये सिकंदर महान थे ना, जिन्हें कहा जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये काफी मतलब जिसे कहते हैं महान आदमी थे। और ये एक ना इंस्पिरेशन की तरह है, क्योंकि इन्होंने 20 ईयर्स की एज के अंदर ना पूरे दुनिया को जीतने का सपना देखा था सिकंदर ने, और इन्होंने पूरा भी किया उसे।
और इन्होंने ऐसे बहाने नहीं मारे कि मैं 20 साल का हूँ, मैं दुनिया क्या जीतूंगा। तो हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए यार। देखिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। तो हिस्ट्री एज इन सबको बहुत बोरिंग लगता है, बट जो सिकंदर है ट्रूली एक आइडल है, और मैं भी इन्हें काफी ज्यादा अच्छा मानता हूँ, सिकंदर द महान। चलिए आगे बढ़ते हैं कि समझिए इंट्रोडक्शन इनके बारे में। ग्रीस पर अपना शासन मजबूत करने के बाद, फारसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद, सिकंदर ने अपने साम्राज्य को पूर्व की ओर विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित किया। 326 ईसा पूर्व में इन्होंने हिंदू कुश पहाड़ों पर वार किया और भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवेश किया, जिन पर विभिन्न स्थानीय राजाओं और साम्राज्यों का शासन था। अब देखिए सिकंदर का सपना था कि वो विश्व विजेता बनना चाहते थे। तो सिकंदर ने ना जब ग्रीस पर अपना शासन अच्छी तरीके से मजबूत किया, है ना, और फारसी साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की, उसके बाद सिकंदर ने ना अपना ध्यान केंद्रित किया हम लोगों की तरफ, मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रवेश करने का, भारतीय उपमहाद्वीपों में, जहाँ पर बहुत सारे राजाओं और साम्राज्यों का शासन था। तो सबसे पहले जो उनके मार्ग में पड़े थे ना, वो पंजाब पंजाब के पोरस पड़े थे, है ना। अब देखिए ये जो युद्ध है ना, काफी ज्यादा ही मतलब याद करने वाला है। हाइडेस्पेड कहा जाता है इस युद्ध को। तो देखिए पंजाब पर विजय प्राप्त की थी पहली बार सिकंदर ने जब वो भारत के अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो देखिए सिकंदर की सेना को कई भारतीय शासकों, विशेष रूप से पोरस साम्राज्य के राजा पौरव साम्राज्य के राजा पोरस के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि सिकंदर की सैन्य रणनीति और बेहतर हथियार ने उसे 326 ईसा पूर्व में हाइडस्पेड आधुनिक झेलम की लड़ाई में पोरस को हराने की अनुमति दी। संख्या में कम होने के बावजूद सिकंदर की सेनाएं जीत गई और पोरस ने वीरता प्रदर्शित की और सिकंदर का सम्मान अर्जित किया। अभी जो पंजाब में युद्ध हुआ था ना, जब सिकंदर अपना मतलब भारत पर जीतने का अभियान शुरू किए थे, तो सबसे पहले उनके रास्ते में जो आए वो थे पोरस, और उन्होंने पोरस को ना बुरी तरीके से हराया था। बट होता है ना कि पोरस से काफी अच्छे राजा थे, तो उसकी वजह से ना उन्होंने सिकंदर का सम्मान अर्जित किया। अब जो अलेक्जेंडर थे सिकंदर, उनके पास ना जो सेना की संख्या थी वो कम थी, लेकिन जो हथियार थे और सैन्य रणनीति थी ना, उसके आधार पे जो उन्होंने विजय प्राप्त की ना, वो ज्यादा मायने रखती है। और देखिए सिकंदर के पास सेना कम इधर क्यों थी, वैसे तो सेना होगी उसके पास, लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो आपका जो मेन राज्य है वहां भी तो आपने अपनी सेना बैठा रखी होगी, इस वजह से। ऐसा नहीं था कि सिकंदर के पास सेना कम थी। श्रद्धांजलि और गठबंधन। पोरस पर अपनी जीत के बाद सिकंदर ने अन्य स्थानीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और उनमें से कुछ से श्रद्धांजलि और निष्ठा प्राप्त की। उन्होंने इस क्षेत्र में प्रशासनिक और सैन्य चौकियों के रूप में दो शहरों, अलेक्जेंड्रिया निकिया आधुनिक मोंगा और अलेक्जेंड्रिया बुसेफाल्स, उनके घोड़े बुसेफाल्स के नाम की स्थापना की। अब मतलब जो उसके बाद सिकंदर ने अपना दबदबा बनाना शुरू किया ना पूरे भारत में, तो उसके बाद सिकंदर ने भी, मतलब वो ऐसा इंसान नहीं था कि उसको सबको मारना था, अशांति नहीं, उसका जो सपना था वो विश्व विजेता बनने का था। तो उसके बाद उसने मैत्रीपूर्ण संबंध भी स्थापित किए, और ये काफी अच्छी मतलब स्ट्रेटेजी होती है कि आप मित्रता पूर्वक संबंध बनाएं और फिर शासन करते रहें, आपका शासन चलता रहेगा। और कई सारे जो राजा थे उन्होंने उसको क्या कहते हैं, श्रद्धांजलि और जो भी चीजें कहते हैं, मतलब उसके सम्मान में चीजें की, जैसे उनके घोड़े के नाम पर कुछ स्थापनाएं की। ठीक है। और फिर क्या है, सीमित विस्तार। प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर के आक्रमणों को साझे सम्मान संबंधी चुनौतियों, स्थानीय आबादी का प्रतिरोध और उसके सैनिकों की थकान ने चिन्हित किया गया था। उसके सैनिकों को घर की याद सताने लगी और वे अपरिचित देशों में लगातार युद्ध से थक गए थे। परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीपों में सिकंदर की विजय उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक ही सीमित रही। अब देखिए जो सिकंदर थे ना, एक तो ग्रीस मतलब ये ऐसे देशों से आए, इस देश से आए, और उसके बाद ना इन्होंने जब भारत में अपना विस्तार शुरू किया ना, तो यार सेना देखो थकेगी ही। आप समुद्री मार्ग से आए, और उसके बाद आप मतलब आक्रमण करे, और आपके जो सैनिक है उनको विश्राम का भी नहीं मिला। ठीक है। तो इस वजह से सिकंदर ना भारत को पूरा नहीं जीत पाए, और कुछ सालों बाद ना सिकंदर की मृत्यु भी हो गई थी, और काफी कम एज में उनकी मृत्यु भी हुई थी।
बट लेकिन जो उनकी सेना थी ना रुक गई थी, और इसकी वजह से ना जो विदेशी संस्कृति थी उसका आदान प्रदान भारत में हुआ। मतलब मानो जो उनके सैनिक यहाँ रह गए, फिर उन्होंने भी यार किसी से शादी की होगी, या कुछ लोग यहाँ से शादी करके ले गए हों, या यहाँ बस गए हों, ऐसा हुआ होगा। तो इनकी वजह से ही ना मतलब जो संस्कृति का आदान प्रदान हुआ था। देखिए जो मैं बात कह रहा था सांस्कृतिक आदान प्रदान, सिकंदर के आक्रमण ने यूनानियों और भारतीयों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाया। कला, वास्तुकला और दार्शनिक विचारों जैसे यूनान प्रभावी भारतीय समाज में व्यापक होने लगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो सिकंदर के शासन के प्रभाव में आते थे। इस बातचीत ने बाद में इस क्षेत्र में उभरी समकालिक हेलेनिस्टिक संस्कृति के लिए आधार तैयार किया। अब देखिए जो उसके बाद मैंने आपको बताया ना, युद्ध के बाद वो थक गए थे, और फिर उनके बाद युद्ध जो था वो स्टॉप हो गया, और उत्तर पश्चिमी देशों तक ही सिकंदर सीमित रह गए थे। लेकिन उसके बाद जो मतलब सिकंदर के अधीन राज्य थे उसके अंदर तो आवाजाही हुई होगी। मानो कि किसी सैनिक का ही मैत्रीपूर्ण संबंध बना, तो इस तरीके से इन लोगों के बीच में हमारा और उनके बीच में जो वो होते हैं ना विचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है। अब देखिए हालांकि भारत में सिकंदर के अभियान अपेक्षाकृत संक्षिप्त था, और इस क्षेत्र पर दीर्घकालिक यूनानी नियंत्रण नहीं था। मतलब मानो कि जो सिकंदर का जो भी वो था मोटिव था उसका तो था विश्व विजेता बनने का, बट वो कुछ स्थानों तक सीमित रहा। ठीक है। और जो यूनान का शासन भी था ना वो दीर्घकालिक नहीं रहा, काफी कम टाइम का रहा था। लेकिन इसने भारतीय इतिहास और चेतना पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। अनेक आक्रमण ने भारतीय और यूनानियों की सैन्य रणनीति, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक विचारों पर परिचित कराया। ठीक है। इसके अतिरिक्त सिकंदर की विजय ने चंद्रगुप्त मौर्य के तहत मौर्य साम्राज्य के अंतिम स्थापन का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने सिकंदर के जाने के बाद स्थानीय राजाओं के कमजोर होने का फायदा उठाया। संक्षेप में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, जिसे क्षेत्र की राजनीतिक गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और भारतीय इतिहास के बाद विकास को प्रभावित किया। अब देखिए जो सिकंदर का मतलब जो भी आक्रमण रहा ना इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, और इससे जो भी मतलब कहें कि कितने सारे राज्यों का उदय हुआ, और उसके बाद जो सांस्कृतिक आदान प्रदान थे ना वो भी हुआ। ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा करें। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर ना दो क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हड़प्पा सभ्यता के जो भौगोलिक है वो क्वेश्चन, मतलब भौगोलिक जो भी उनका था उसके बारे में, और एक हड़प्पा सभ्यता के पतन। ठीक है। और ये पतन वाला क्वेश्चन भी मैं कवर कराऊंगा, आप एक बार कमेंट में लिखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उस दिन ना मैं जो मेरे को लगता है ना गारंटीड क्वेश्चंस आएंगे मैं वो करवा दूंगा आपको। मतलब एक दो दिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और देख लेना। ठीक है। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार पर चर्चा करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के पास में मिली थी। दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में से एक थी, जो कांस्य युग लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के उपजाऊ मैदान में फली फूली थी। हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार आज के आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत का एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। यह इसकी सीमा की चर्चा है। ठीक है। अब देखिए जो हड़प्पा सभ्यता थी काफी आधुनिक सभ्यता थी, और इसका जो विस्तार है ना ये अभी जो करंट में पाकिस्तान है और उत्तर पश्चिमी भारत के एक विशाल देशों तक फैला हुआ है। मतलब ये जो गुजरात वगैरह आते हैं यहाँ तक है। अब देखिए सिंधु नदी घाटी, हड़प्पा सभ्यता का हृदय स्थल सिंधु नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियां घाघर, हाकर, जिसे सरस्वती नदी के सॉरी घग्गर, हकरा, जिसे सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, और रावी की घाटियों में स्थित था। शहर और बस्तियां राजनीतिक रूप से इन नदियों के किनारे स्थित हैं, जो कृषि के लिए स्थिर जल आपूर्ति प्रदान करता था और व्यापार और परिवहन की सुविधाएं प्रदान करता था। अब सिंधु घाटी ना मतलब मान लीजिए इस सभ्यता के लिए ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और पहले की जो भी आप सभ्यताएं देखोगे ना नदी के किनारे थी, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा ना तो जल ही जीवन है का मोटो कैसे पूरा होगा, जल ही जीवन है।
तो जो सिंधु घाटी थी ना, नदी घाटी थी, ये काफी मतलब महत्वपूर्ण थी, और उसकी जो सहायक नदियां जैसे जो सरस्वती नदी है और रावी नदी है, वो सब थी। ठीक है। पंजाब क्षेत्र, अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र हड़प्पा बस्ती का मुख्य क्षेत्र था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गनेरिलीवाला शहर इस क्षेत्र में स्थित थे, जो सभ्यता के शहरी परिष्कार और संगठनात्मक कौशल को प्रदर्शित करते थे। अब देखिए पंजाब इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि मोहनजोदड़ो था ना, वो हड़प्पा का सबसे आधुनिक शहर माना जाता था और सबसे बड़ा शहर भी माना जाता था, और जो भी प्रमुख सभ्यताएं थी ना, जैसे हड़प्पा जो शहर था, वो सब यहीं के वो था, पास में था। और देखिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए क्यों कहा जाता है ना, क्योंकि जो सभ्यता सबसे पहले पाई गई थी ना इसके अंदर, वो हड़प्पा ही थी, और जो मतलब जो शहर कस्बा खोजा गया था वो हड़प्पा के नाम से ही था। ठीक है। गुजरात, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान भारत के पश्चिमी भाग तक फैली हुई थी, जिसमें धोलावीरा और लोथाल जैसे स्थल है, गुजरात के क्षेत्र में स्थित थे। यह स्थल शहरी नियोजन, जल प्रबंधन और समुद्री व्यापार में हड़प्पा वासियों की विशेषज्ञता को प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि गोदी और चैनल में की उपस्थिति से प्रमाणित होता है। अब देखिए गुजरात के अंदर भी ना जो प्रमुख शहर थे, धोलावीरा और लोथल, ये गुजरात के पास में पाए गए। और यहाँ से ना समुद्री व्यापार, अब देखो जो गुजरात है वो अभी भी जानते हो एक पोर्ट एरिया है, मतलब वहां से समुद्री व्यापार वगैरह होता है ना। तो इसीलिए ये जो महत्वपूर्ण जगह है वो गुजरात भी है। देखिए सिंध, वर्तमान पाकिस्तान के दक्षिण क्षेत्र, जिसे विशेष रूप से सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख हड़प्पा स्थल भी शामिल है, जो सभ्यता के सबसे बड़े और प्रसिद्ध शहरों में से एक है। द्वारा मोहनजोदड़ो का प्रभावशाली शहर लेआउट, उन्नत जल निकासी प्रणालियों और समकालीन वास्तुकला हड़प्पा शहरी जीवन के परिष्कार को दर्शाते हैं। अब देखिए इनमें से ना जो प्रमुख स्थान है, बेसिकली इसके बारे में चर्चा की है, जैसे सिंध था, सिंध के आसपास ना जो मोहनजोदड़ो प्रांत वगैरह थे, इनके मतलब ये शामिल थे, वहां पे थे, है ना। और इससे क्या होता था कि मतलब वहाँ के जो वास्तुकला वगैरह है उनका प्रमाण मिलता था। वैसे ही एक बलूचिस्तान है, वर्तमान जो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में कुछ हड़प्पा स्थलों की खोज की गई, जिनमें मेहरगढ़ भी शामिल है, जो दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी कृषि बस्तियों में से एक है। यद्यपि मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता के पारिपक्व चरण से पहले का है, यह हड़प्पा समाज के पूर्वी शहरी जड़ों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मतलब ये जो जगहें हैं ना, जो भौगोलिक संरचना है, इसके अंदर बताया गया है कि जो मेन मेन स्थान है, जैसे बलूचिस्तान है, सिंध है, गुजरात है, ठीक है, हड़प्पा है, सिंधु घाटी नदी, मतलब जो भी है, तो यहाँ पे उनके जो प्रमुख देश थे, मतलब शहर थे, कस्बे थे, और उनसे क्या मिलता है उसके बारे में ही चर्चा की है। कुल मिलाकर हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार सिंधु नदी घाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में एक विशाल रूप क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है। जो परिष्कृत शहरी योजना, शिल्प कौशल, व्यापार नेटवर्क और संस्कृति उपलब्धियों के साथ एक उच्च संगठित शहर सामाजिक प्रदर्शित करता है। 1300 ईसा पूर्व के आसपास इसके अंतः पतन के बावजूद हड़प्पा सभ्यता की विरासत प्राचीन दक्षिण एशियाई इतिहास और संस्कृति की हमारी समझ को प्रभावित करता रहता है। मतलब इनके जो संस्कृति, मतलब जहां जहां इनके अवशेष मिले, उनसे ही हमने कड़ियां जोड़ी, और हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता ऐसा रहा होगा, वैसा रहा होगा, और इसके अंदर ये रहा होगा। ठीक है। और एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, तो जो यहाँ की लिपि थी ना, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि ये लोग काफी अलग ढंग से लिखते थे। पहला जो लिखेंगे ना वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, और जो दूसरी लाइन होगी ना वो राइट टू लेफ्ट जाएगी, तो बहुत ही मुश्किल है इनकी लिपि। चलिए, अब मैंने कहा था ना प्रारंभिक वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, दो में से एक आता है। तो देखिए अब प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में बताता हूँ, और आंसर को ऊपर नीचे रखने का मेरा मोटिव ये था कि जब आप उसको याद कर लोगे ना, तो प्रारंभिक वैदिक काल भी समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल और धर्म। प्राचीन भारतीय समाज के मूलभूत पहलुओं का एक आकर्षण झलक प्रदान करता है। लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक फैले
प्रारंभिक वैदिक काल की विशेषता हिंदू धर्म के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ ऋग्वेद की रचना और विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं का उदय था। यह प्रारंभिक वैदिक राजनीति और धर्म पर चर्चा करने वाला एक निबंध है। मतलब जो इसके बारे में मैंने लिखा है ना कि मतलब जो भी इसके राजनीतिक और वैदिक धर्म थे उसके ऊपर एक निबंध लिखने को कहा था। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि ये जो ईसा पूर्व में डेट चलती हैं ये मतलब बड़े से छोटी क्यों चलती है? अगर हम लॉजिकली देखें तो छोटे से बड़ा चलना चाहिए। तो इसका आंसर कमेंट में बताओ यार। मैं तो वैसे जानता हूँ बट कोई बताए, अच्छे से एक्सप्लेन करे। जहां तक मैंने पढ़ा था ना तो ये एडी जब भी चलता है ना, एनो डोमिनी, इसके अंदर ना मतलब माइनस में नहीं लिखते। जैसे माइनस में जो जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो बिल्कुल यही लॉजिक होता है। जैसे अगर आप माइनस में 1500 रखे और माइनस में 600 रखे तो माइनस में 600 ज्यादा बड़ा है। वैसे ही होता है। बाकी आप लोग अगर कुछ जानते हो तो जरूर बताएं। चलिए, प्रारंभिक वैदिक काल राजनीति। प्रारंभिक वैदिक राज्य व्यवस्था मुख्य रूप से आदिवासी प्रकृति की थी, जिसमें समाज रिश्तेदारी संबंधों और कबीले आधारित समुदायों पर आसपास संगठित था। राजनीतिक सत्ता का शीर्ष पर आदिवासी मुखिया था, सरदार था, जिसे राजन कहा जाता था। इन नेताओं के पास धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक दोनों अधिकार थे, जो आदिवासी सभाओं के अनुष्ठान समारोह की अध्यक्षता करते थे। अब प्रारंभिक वैदिक काल में जो ये राजनीति थी ना, तो इसके अंदर क्या था कि मतलब आदिवासी प्रकृति की थी। ये नहीं कह रहा कि आदिवासी ही थे, मतलब जो प्रकृति थी ना, जो नेचर था और माहौल था वो बिल्कुल वैसा था। और इसके अंदर ना जो समाज और रिश्तेदार संबंध थे वो कबीले के एक मुखिया पर आधारित होते थे और जिसे राजन भी कहा जाता था। और उसके पास ना मतलब डिसीजन लेने की शक्तियां होती थी। सभा और समिति, देखिए उस वक्त भी था और उत्तर वैदिक काल में भी था। प्रारंभिक वैदिक काल में शासन विशेषताएं दो मुख्य में थी, जिसे सभा और समिति। सभा बुजुर्गों की एक परिषद, कुछ कुछ चीजें सेम भी थी इन दोनों में, है ना। और सम्मानित सदस्य शामिल होते थे, जो शासन, विवाद समाधान, सामाजिक कल्याण के मामलों पर प्रमुख सलाह देते थे। दूसरी ओर समिति व्यापक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी और एक बड़ी सभा थी जिसे जहां निर्णय सर्व सम्मानित किए जाते थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या था ना कि जो ये सभा थी ना, इसके अंदर तो मानो जो बड़े बुजुर्ग थे, है ना, और ये जो विवाद होता था इनको सॉल्व करते थे। लेकिन जो समिति थी ना वो एक व्यापक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती थी और एक बड़ी सभा थी। मतलब यहाँ इसके अंदर जो निर्णय हो गए ना, समथिंग लाइक सुप्रीम कोर्ट, वो हर जगह मान्य होता था और सम्मानित होता था। देखिए, अनुष्ठान और बलिदान ये बिल्कुल चलता रहा। प्रारंभिक वैदिक काल समाज जो धर्म के लिए केंद्रीय भूमिका निभाई। अनुष्ठानों और बलि धार्मिक अभ्यासों की आधारशिला थे। ब्राह्मणीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समुदाय में समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए यज्ञ, अग्नि अनुष्ठान और सोम बलिदान का प्रदर्शन आवश्यक माना जाता था। ब्राह्मण पुजारियों ने दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अग्नि देवता और इंद्र, युद्ध देवता जैसे देवताओं का आवाहन करते हुए इन अनुष्ठानों को संपन्न किया। अब देखिए, ये जो हमारे जो प्रमुख देवता होते थे ना उस टाइम के, तो वो ना इंद्र देवता को माना जाता था, क्योंकि उन्हें युद्ध का देवता भी कहा जाता है। इसीलिए जो उस टाइम के ऋषि वगैरह थे ना वो इनकी पूजा ज्यादा करते थे। इसके बाद देखिए ऋग्वेद। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान रचा गया ऋग्वेद, मतलब जो ऋग्वेद की संरचना थी वो भी इसी काल के आसपास की थी। वैदिक ग्रंथों में सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित है, मतलब इसी काल की थी। इसमें विभिन्न देवताओं, प्राकृतिक आत्माओं और ब्राह्मणीय शक्तियों को समर्पित भजन शामिल है, जो वैदिक लोगों की धार्मिक मान्यता और विश्व दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऋग्वैदिक भजन प्रारंभिक वैदिक समाज, उसके सामाजिक संगठन और उसकी आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अब ये जो वेद है ना, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अंदर ना हमारी धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं, देवी देवता, अनुष्ठान, सबको लिखा गया है और इसकी संरचना भी वैदिक काल में हुई थी। सामाजिक संरचना देखिए, सामाजिक संरचना कैसी थी कि प्रारंभिक वैदिक काल की विशेषता एक सरल सामाजिक संरचना थी, जो चार मुखी वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, किसान, व्यापार और शूद्र, मजदूर और श्रमिक। सेवा प्रदानता, ये
पदानुकृत प्रणाली, जिसे वर्ण व्यवस्था के रूप से जाना जाता है, व्यवसाय और जन पर आधारित थी, जिससे प्रत्येक वर्ग के विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां थी। बट जो उत्तर वैदिक काल है ना, उसमें तीन लोगों को ही मुख्य रखा गया था, और जो लास्ट थे ना शूद्र, उन्हें तो भाई साहब बहुत ही बुरा कर दिया गया था। प्रारंभिक वैदिक धर्म, देखिए, बहुदेववाद। प्रारंभिक वैदिक धर्म बहुदेववाद था, जिसमें प्रकृति, ब्रह्मांड, शक्ति और मानव अनुभवों को विभिन्न पहलुओं के प्रतिनिधित्व करने वाले देवताओं का एक समूह था। ऋग्वेद में इंद्र, वज्र के युद्ध और युद्ध के देवता अग्नि, अग्नि के देवता वरुण, व्यवस्था और ब्रह्मांडीय कानून के देवता, और सोम पवित्र अनुष्ठानों पे से जुड़े देवता और देवताओं को समर्पित भजन शामिल थे। बहुदेववाद का मतलब सिंपल सा होता है कि बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी प्रारंभिक वैदिक काल में। जैसे कि यहाँ पे आपको चार एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो इंद्र देव थे, अग्निदेव थे, वरुण देव और सोमदेव। प्रकृति पूजा, अब देखिए उस टाइम में ना प्रकृति की पूजा को भी बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता था, कि अभी भी आप देखिए हम लोग नीम और जो पीपल होता है इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों का सम्मान करते थे, और ये सूर्य, चंद्रमा, नदियों और तूफान जैसी प्राकृतिक घटनाओं की पूजा करते थे। माना जाता है कि इन देवताओं के पास दैवीय शक्ति और मानवीय मामलों पर प्रभाव था, और उन्हें प्रसन्न करने और सम्मान देने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे, ठीक है। बलि धर्म, आप लोग जानते ही होंगे, ये बलि यज्ञ केंद्र अनुष्ठान जो था प्रारंभिक वैदिक धर्म में, बर्फ परमात्मा के साथ संचार के साधन के रूप के लिए कार्य करता थी, और ब्रह्मांड ने सद्भावों को बढ़ावा देती थी। अनाज, घी, स्पष्ट मक्खन और सोम अनुष्ठान पे सहित बलि चढ़ावे देवताओं को आहुति के रूप में पवित्र अग्नि में चढ़ाए जाते थे। मतलब ये जो आपने देखा होगा ना वैदिक अनुष्ठान, अभी भी पिक्चरों में देखते हो, जो घी के साथ यज्ञ किया जाता है और बलियां दी जाती हैं, उनके बारे में है ये सब। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं, यद्यपि प्रारंभिक वैदिक काल में पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, लेकिन कारण और प्रभाव का नियम और पुनर्जन्म संसार की अवधारणाओं के बीच वैदिक विचारों में पाए जा सकते थे। माना जाता था कि इस जीवन के किए गए कार्यों का परिणाम भविष्य के जन्मों में होता है, और जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को अस्तित्व के मूलभूत पहलुओं के रूप में देखा जाता था। मतलब ये जो बातें है ना कि पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किया होगा कि मुझे ये जन्म ऐसा मिला, तो ये सब वैदिक काल से ही है। और बेसिकली इसके अंदर यही है कि कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा है, जो करोगे वो आगे भरोगे। निष्कर्ष, प्रारंभिक वैदिक काल में भारतीय सभ्यता का विकास की नींव रखी गई। इसके सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देकर जनजातीय राज्य व्यवस्था, सरदारों का, सभाओं का और इर्द गिर्द केंद्रित था, जबकि धार्मिक जीवन अनुष्ठानों, बलिदानों और देवताओं के प्रति समर्पण के इर्द गिर्द घूमता रहा। ऋग्वेद अपने भजनों और प्रार्थनाओं के साथ वैदिक लोगों के आध्यात्मिक आकांक्षाओं और संस्कृति उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में कार्य करता रहा। कुल मिलाकर प्रारंभिक वैदिक काल राजनीतिक और धर्म, भारतीय सभ्यताओं की उत्पत्ति और वैदिक विचार और संस्कृति के स्थायी विरासत में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर से आपको मतलब 3 क्वेश्चन फॉर श्योर देखने को मिलेंगे, और 60 नंबर ऐसे ही आएंगे और पास हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।